गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द पीपल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो है बिजनेस करने के उद्देश्य से आई थी और फिर उन्होंने धीरे धीरे इस देश पर अपना जो है वो अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। और इससे पिछले चैप्टर जो थे इसी बात को उसमें बताया गया था कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी। गाँव से शुरुआत की थी, फिर शहरों की तरफ उन्होंने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए थे। ये सब तो था एक अपना शासन का विस्तार करने से संबंधित। लेकिन इसके अलावा उन्हें एक चीज़ और जानने को मिली थी कि आखिर हम इस देश पर शासन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसके कुछ रीज़न रहे। उनमें एक मुख्य जो मेन रीज़न था वो ये था कि यहाँ के लोग जो थे वो सिविलाइज नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे। तो पहले उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोगों को पहले एजुकेटेड किया जाए ताकि वो समझ सके, शासन करने वाले को अपना सब कुछ मान सके या इनकी जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज, उनको समझ सके। तो इसके लिए उन्होंने शुरुआत की कि यहाँ के लोगों को एजुकेट किया जाए। इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो यहाँ के इंडियन जो कल्चर था, इंडियन जो लिटरेचर था, उसके मुरीद थे, उसमें उनका इंटरेस्ट हुआ करता था। इनमें एक नाम है जेम्स मिल्टन, जो कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें वो जूनियर जज के रूप में जो कार्यरत थे। और उनका इंटरेस्ट जो था भारत के इतिहास में, इंडियन जो एंशिएंट कल्चर था, इंडियन एंशिएंट जो लिटरेचर था, उसमें उनका इंटरेस्ट था। और वो उसी कल्चर को, इंडियन कल्चर को, इंडियन लिटरेचर को पढ़ना चाहते थे, दोबारा उसको डिस्कवर करना चाहते थे। और साथ ही वो ये भी चाहते थे कि यहाँ के लोग जो हैं वो भी इसको जानने पाए, एजुकेट हों, अपने पास्ट को जानने पाए। यहाँ के जो इंडियन जो रहने वाले लोग थे, पीपल थे, वो भी इस बात को समझ सके कि उनका जो कल्चर कैसा था, इस चीज़ को जानने पाए। यहाँ की लैंग्वेज जो संस्कृत थी, फारसी भाषा, क्योंकि यहाँ पर मुगल शासन रहा था, तो मुगलों के शासन होने के कारण फारसी भाषा भी बहुत प्रचलित थी। इसलिए वो चाहते थे कि संस्कृत के साहित्य को और फारसी जो साहित्य है इनको पढ़ें, उनको जानें और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है। साथ ही वो ये चाहते थे कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में उस चीज़ को पढ़ाया जाए। और उनके इस विचारधारा में उनके कुछ जो ऑफिशियल्स थे वो भी उनके साथ हुए थे, जिनमें एक सेल्फ ग्रुप नाम के व्यक्ति भी थे जो उनकी इस बात का, विचार का समर्थन करते थे। इसी कारण से उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और साहित्य को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, यहाँ के लोगों को जानने के लिए, ताकि यहाँ के लोग भी रिडिस्कवर कर सके अपने पास्ट को। क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होंगे, अपने पास्ट को जानने पाएंगे, अपने कल्चर को समझने पाएंगे, तो उनका जो विश्वास है वो इंग्लिश जो गवर्नेंस है, इंग्लिश गवर्नमेंट है, उसमें उनका विश्वास बढ़ेगा। और उन्हें ये भी लगता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो भी यहाँ पर बेहतर तरीके से शासन जो है वो कर पाएंगे। इस तरीके से ये लोग जो थे यहाँ के, इनके गार्जियन भी बनना चाहते थे और इनके मास्टर भी बन गए थे। तो उनके साथ जेम्स मिल की, जैसे मैंने जिक्र किया, जेम्स मिल और उनके जो उनके साथी थे सेल्फ ग्रुप, इन्होंने मिल करके जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। साथ ही कलकत्ता में मदरसे भी स्थापित किए ताकि वहाँ पर फारसी भाषा को लोग पढ़ने पाए, समझने पाए। और बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। जो मदरसे की स्थापना की थी वो 1781 में की थी, और बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो 1791 में इनकी स्थापना की, ताकि यहाँ के लोग उन्हें पढ़ सके, समझ सके और अपने पास्ट को भी जानने पाए। लेकिन उनके कुछ साथी लोग ऐसे भी थे जो उनकी इस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे, जो उनके इन विचारों से सहमत नहीं थे। यानी उन्हें लगता था कि ये जो ओरिएंटलिस्ट है, ओरिएंटलिस्ट कौन? जो एशिया की भाषा, कल्चर को समझने और जानने वाले होते थे, उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। तो ओरिएंटलिस्ट के जो विपक्ष में या उनके विरोध में कुछ स्वर उठने शुरू हुए, और उनमें एक नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जो इस चीज़ को गलत मानते थे। उनके अनुसार कि
अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर एजुकेशन में जो पैसा खर्च कर रही है, यहाँ की कल्चर साहित्य को जानने के लिए, यहाँ के साहित्य को पढ़ाया जा रहा है, उस पर पैसा जो है व्यर्थ ही बर्बाद कर रही है। 1830 तक ये शुरू जो ग्रोथ के स्वर थे वो और भी प्रबल होने शुरू हो गए थे। तो मैकाले जैसे कुछ और लोगों ने भी, जो अधिक ऑफिसर थे, वो मानते थे कि यहाँ के कल्चर में, यहाँ के साहित्य में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पढ़ी जा सके, जिसको पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी क्रूरतियाँ, सुपरस्टिशंस थे, बुराइयाँ थी, कमियाँ थी, अंधविश्वास थे, जिनके कारण यहाँ के लोग जो थे सिविलाइज नहीं थे। और मैकाले का मानना भी यही था कि यहाँ के लोग जो हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, इस देश को सिविलाइज करना है ताकि वो लोग एजुकेट हो सके, और वो तभी हो सकते हैं जो यूरोपियन लर्निंग को, यानी यूरोपियन एजुकेशन को हासिल कर लें। क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ का जो साहित्य है वो इंग्लैंड के साहित्य के बराबर नहीं है। उसके कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो इंग्लैंड का जो साहित्य है वो ज़्यादा बेहतर है मुकाबले भारतीय या अरबीय, एशिया और अरब के साहित्य के मुकाबले। तो वो चाहते थे कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के पीपल, यहाँ की जनता जो है वो यूरोपियन लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा दे, उसे पढ़े समझे, और उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की स्थापना हुई थी, जो 1830 में, एक एजुकेशन एक्ट की स्थापना की गई थी 1835 में। 1830 तक जो थे वो लोग विरोध के स्वर जो थे ऑरिटर्स के खिलाफ होने शुरू हुए थे, लेकिन 1835 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें बेबिंगटन के मिनट्स को, उनके विवरण को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को पास किया गया। और इस एक्ट में जो थी वो यही बातें थी कि यूरोपियन लैंग्वेज जो है, यूरोपियन जो एजुकेशन सिस्टम को, उसको यहाँ पर लागू किया जाए, और अब जो पढ़ाई का माध्यम है, एजुकेशन का जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है। साथ ही उन्होंने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया कि जो मदरसे, जो कॉलेज है, मदरसा जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था, मदरसे और बनारस के हिंदू कॉलेज, ये जो है ये अंधकार के मंदिर इन्हें घोषित किया गया कि ये कुछ भी नहीं है, केवल ये इनका मतलब बर्बाद होते जा रहे हैं और ये अंधकार की ओर जो है लोगों को लेके जा रहे हैं, इसलिए इनको प्रमोट करना बंद कर दिया गया। और जो एक्ट पास किया गया उसके थ्रू अब हायर एजुकेशन जो थी इंडिया के अंदर उसको प्रमोट करने की वकालत की जाने लगी थी। ठीक है। दूसरा एक एक्ट और बना, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने एजुकेशन डिस्पैच भेजा, जो कि चार्ल्स वुड के द्वारा जो इश्यू किया गया था, और इसलिए इसे वुड्स डिस्पैच कहा गया। इस डिस्पैच के अंतर्गत जो थी वो एजुकेशन सिस्टम, उस पर बदलाव करना था और कुछ ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषयों पर ध्यान देना था ताकि यहाँ के लोग जो थे वो एजुकेटेड हो सके, एडवांस हो सके। कैसे? उनमें इकोनॉमिक, यूरोपियन लर्निंग, ट्रेड, कॉमर्स, और साथ ही उन्हें इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ के लोग जो है अपने रिसोर्सेज को डेवलप करें। इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रिसोर्सेज, यहाँ के संसाधन को जानने पाए और उन्हें डेवलप करें ताकि ये देश जो है आर्थिक दृष्टि से जो है उन्नति कर सके, प्रगति कर सके। इस तरह के विषयों को जो है वो शामिल किया जाए, इस बात पर जोर दिया जाएगा। साथ ही ये बात भी ध्यान में रखी गई कि यहाँ के लोग जो थे वो कैरेक्टर, उन्हें मॉरल कैरेक्टर भी उनका जो है वो डेवलप किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। और वो तभी हो सकता है जब यूरोपियन जो एजुकेशन है वो यहाँ पर लागू की जाए, जिससे इनका मॉरल कैरेक्टर जो है वो भी इम्प्रूव होगा, इनके अंदर ऑनेस्टी आएगी, ईमानदारी आएगी, फिर ट्रस्टेड होंगे। ठीक है। जब इंडियंस ट्रस्टफुल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और तभी वो कंपनी के लिए जो है एक ट्रस्टेड मैन बनेंगे और कंपनी जो है उन्हें अपने अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी ताकि उन पर भरोसा किया जा सके, कंपनी के प्रति वो वफादार होंगे। और ये तभी हो सकता है जब वो यूरोपियन लैंग्वेज को, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम को जो है वो अपनाएंगे। तो इस बात पर जब जो जोर ज़्यादा दिया जाने लगा था। इसके अलावा जो थी कंपनी ये चाहती थी कि ये लोग जो है अपने बौद्धिक विकास कर सके, वैज्ञानिक, क्योंकि यूरोप में जो है
विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की की थी, ताकि इन सब्जेक्ट्स को, इन विज्ञान को, साइंस को पढ़ने से उनके अंदर जो है वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इम्प्रूव हुआ। लेकिन उसी समय कुछ क्रिश्चियन मिशनरी जो थी यहाँ पर अपना काम कर रही थी, स्थापित हो रही थी, और वो यहाँ के हिंदुओं को और मुस्लिमों को जो क्रिश्चियन बना रही थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इस चीज का विरोध कर रही थी, और ये विरोध जो था 1813 तक बहुत ज्यादा प्रबल होता चला गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ईसाई मिशनरीज जो हैं वो जो धर्म परिवर्तन कर रही है, उसके कारण यहाँ के लोगों में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो संदेह की भावना पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो हमारी जो संस्कृति और धर्म का नष्ट कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। इस कारण से उनके अंदर जो है, जनता के अंदर जो है संदेह के भाव पैदा हो जाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो नहीं चाहती थी क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पर स्थापित करना, इसलिए वो प्रमोट तो उन्हें कर रही थी, लेकिन इतना प्रमोट नहीं कर रही थी कि उन्हें कुछ ऐड ग्रोथ दे सके। साथ ही क्रिश्चियन मिशनरी जो थी वो सोचती थी कि जो एजुकेशन सिस्टम ये ला रहे हैं उससे जो है मॉरलिटी इन लोगों के अंदर नहीं आएगी, और मॉरलिटी तभी आएगी जब क्रिश्चियन एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। जब उन्हें लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको प्रमोट नहीं कर रही है ईसाई मिशनरीज को, तो उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्रों में अपने जो है मिशनरी स्कूल स्थापित किए जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ना आते हैं। तो ऐसी एक जगह थी जिसे सेरमपुर कहा गया। सेरमपुर में वो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल जो है वो स्थापित हुआ। वहीं से वो अपने ईसाई मिशनरी का प्रचार और प्रसार करने लगे। इसके बाद जो थे धड़ाधड़ जो है मिशनरी स्कूल खुलते जा रहे थे, लेकिन फिर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें इतने प्रबल तरीके से जो है प्रमोट नहीं कर रही थी, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से लोगों के अंदर विद्रोह की भावना पैदा है और 1857 जैसा विद्रोह फिर से पनपने ना लगे या वो सर उठा ले। तो वो उन्हें पूरी तरह से जो है प्रमोट नहीं कर रहे थे, बढ़ावा नहीं दे रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा अब जब एजुकेशन की बात चल रही है, यहाँ देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की बात चल रही थी, नया सिस्टम लागू करने की बात चल रही थी, तो उस समय आखिर हमारे देश में स्कूलों के क्या हालात थे, आखिर यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा था, इसके बारे में बात करते हैं। 1830 में विलियम एडम जो थे वो एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्हें एक जिम्मा सौंपा गया, कार्य सौंपा गया कि आपको इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर देनी है। और चूंकि बंगाल बिहार जो थे वो एक डिस्ट्रिक्ट बन गए थे ब्रिटिश शासन के दौरान, तो इन दो क्षेत्र की से रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए उन्हें भेजा गया। और जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की, तो उस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था बड़ा ही फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल का मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आजकल के स्कूलों को देखने को मिलता है। उस समय स्कूलों के मुकाबले पाठशालाएं हुआ करती थी, और उन पाठशालाओं को चलाने वाले भी गुरु होते थे, व्यक्तिगत संस्थाएं होती थी, या कोई अमीर जो लोग होते थे वो उन पाठशालाओं को चलाया करते थे। दूसरी चीज, उस समय जो फीस का सिस्टम था वो फीस ऐसे लोगों से ली जाती थी जो अमीर होते थे। अमीर बच्चों से ज़्यादा ली जाती थी और गरीब बच्चों से कम फीस ली जाती थी। साथ ही उस समय फ्लेक्सिबल टाइम टेबल कुछ होता नहीं था, ना ही कोई सिलेबस होता था, ना ही पुस्तकें होती थी, ना क्लासरूम होते थे, ना फर्नीचर होता था। ऐसे खुले में किसी पेड़ के नीचे, किसी मंदिर के कोने में, किसी दुकान के अंदर वो पाठशालाएँ चलाई जाती थी। और जो गुरु होते थे वो अपने हिसाब से जो है पढ़ाई कराते थे। जब उनको पढ़ाना था वो खुद डिसाइड करते थे, या स्टूडेंट के नीड के अनुसार उसको पढ़ाया जाता था, उसकी क्या ज़रूरत है। मान लीजिए अगर कोई लोहार का बच्चा है तो उसे कुछ ऐसा काम जो वो मजदूरी का काम कर सके, इस तरह की चीज़ पढ़ाई जाती थी। दूसरा, सिलेबस को तय नहीं होता था, जैसे मैंने बताया पुस्तकें वगैरह कुछ होती नहीं थी। ओरली या बोल करके पढ़ाई कराई जाती थी, ना लिखित में, रिटन में कुछ नहीं होता था, ना ही कोई एनुअल एग्जाम होते थे, ना ही हाफ ईयर एग्जाम होते थे। जैसे मैंने बताया कि इरेगुलर जो है टाइम टेबल होता था, क्योंकि कुछ गरीब के बच्चे हुआ करते थे जो कटाई के समय, हार्वेस्ट के समय जो है खेतों में कटाई के लिए जाया करते थे। तो जब जिस समय हार्वेस्ट होता था या खेतों में कटाई का समय होता था, उस समय
स्कूल बंद कर दिया जाता था, ताकि वो बच्चे भी जब कटाई समाप्त हो जाए तो वो आकर के दोबारा से पढ़ सके। ठीक है। दूसरा, तो ये चीजें उस समय थी और इस तरह से स्कूल जो थे पाठशाला वो चल रही थी। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स ने एक नया एजुकेशन सिस्टम लागू किया, नए रूल लागू हुए, नए रूटीन हुए, और इसका जिम्मा जो है, इस एजुकेशन सिस्टम को देखने जिम्मा कुछ जो पंडित थे, बहुत से पंडितों को उनको ये काम दिया गया, और एक पंडित के अंडर में लगभग 4-5 स्कूल हुआ करते थे, जिनमें जाकर के वो विजिट किया करते थे। साथ ही उन्हें पीरियडिक रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती थी एजुकेशन डिपार्टमेंट को। एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, और उस रिपोर्ट में जो है पंडित को ये बताना पड़ता था कि वो उनके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, आगे क्या पढ़ाया जाएगा, क्या किस तरह का उनका एजुकेशन सिस्टम है। साथ ही पहले क्लासेस नहीं होती थी, सब एक साथ बैठा करते थे और अलग अलग बच्चे को उस क्लास के हिसाब से पढ़ाया जाता था। लेकिन अब क्लासेस भी अलग हुआ करती थी, रेगुलर टाइम टेबल हुआ करता था। साथ ही फीस भी सबको बराबर देनी पड़ती थी। कोई बच्चा यदि कटाई के समय स्कूल नहीं आता था तो उसे इनडिसिप्लिन माना जाता था, या ऐसा माना जाता था कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। दूसरा, जिन पंडितों या जो भी संस्थान इन स्कूलों को अपने थ्रू चलाया करते थे, उन्हें गवर्नमेंट एड देती थी, बट तभी मिलता थी, वो एड तभी मिलती थी जब वो नए रूल और रूटीन के हिसाब से अपने, यानी जो न्यू रेगुलेशन जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग अगर वो स्कूल नहीं चलाते थे तो वो उन्हें गवर्नमेंट एड या ग्रांट नहीं मिलती थी। लेकिन जो उनके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग स्कूलों को चलाया करते थे, उन्हें गवर्नमेंट एड या ग्रांट दिया करती थी। और दूसरा, तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया। हालांकि इस एजुकेशन सिस्टम को छोटे स्कूलों में, लोकल स्कूल में ध्यान बाद में देना शुरू किया। शुरुआत में या हायर एजुकेशन जो थे, स्कूल कॉलेज थे, उन पर दिया जा रहा था। इसके बाद जब बात एजुकेशन सिस्टम की चल रही थी तो उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का स्वागत कर रहे थे, इसको सही मान रहे थे। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस चीज़ को गलत मान रहे थे, जिनमें प्रमुख नाम थे महात्मा गांधी और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी का मानना यह था कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारे लोगों के अंदर जो है वो उन्हें हमें गुलाम बना रहा है। उनका मानना था इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस, यानी हमें गुलाम बना रहा है। इससे लोगों के अंदर जो है इंफीरियरिटी, जो सेंस ऑफ इंफीरियरिटी हो गया, महसूस होगी, फील होगी। यानी उन्हें अपने जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसे सुपीरियर माना जा रहा था, और अपने देश की जो कल्चर है, जो साहित्य है, उसे इन्फीरियर माना जाता है। जिस कारण से हमारे जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो पाश्चात्य जो संस्कृति है, पाश्चात्य एजुकेशन के जो है गुलाम होते जा रहे हैं। इससे इनका जो सेल्फ प्राइड है, जो अपने कल्चर पर, अपने एजुकेशन पर वो प्राइड, वो गर्व था, वो गर्व भी समाप्त होता जा रहा है। ये मानना था महात्मा गांधी का। बशर्ते इसके अलावा वो ये मानते थे कि उन्हें वेस्टर्न जो एजुकेशन है इसमें रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मशीनों और टेक्नोलॉजी के ये लोग पूजा करने वाले होते हैं, जबकि उनका मानना था कि एक पढ़ाई जो है वो लाइव एक्सपीरियंस के थ्रू हो, प्रैक्टिकल हो, ताकि लोग जो है, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उसको सीख सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये केवल पढ़ना और लिखने से, केवल पढ़ना और लिखना तो जरूरी है, बट उसके साथ साथ तो प्रैक्टिकल व्यवहारिक भी हो। तो उनका मानना था कि ये लोग पाश्चात्य जो एजुकेशन को चलाने वाले जो ब्रिटिशर्स हैं, वो केवल लिखने और पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे वो मशीनों और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस चीज़ से उन्हें लगता था कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उनके जो प्राइड है, वो सेल्फ प्राइड को डिस्ट्रॉय करती है, उसको उनका जो है गर्व है वो नष्ट हो जाएगा, और ये लोग पाश्चात्य संस्कृति की जो है गुलाम बनते चले जाएंगे। ये महात्मा गांधी जी का मानना था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टैगोर की, तो टैगोर का मानना भी यही था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको इतना ना अपनाया जाए। लेकिन उनका एक अलग विचारधारा थी, महात्मा गांधी से अलग। उनका मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई अच्छी बात है तो उसे ग्रहण किया जाए, जबकि गलत बातों को ना अपनाया जाए। और
उनका मानना ये था कि अगर एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है वो इस तरीके से की जाए, वो किसी बंद कमरे में या बंदिशों में ना हो, यानी बच्चे जो है किसी कमरे में बंद ना हो करके नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जो स्कूल खोला था शांति निकेतन, जिसे कहा जाता है एबोर्ड ऑफ पीस, अर्थात शांति का घर। तो वो कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपने स्कूल उन्होंने बनाया था, जहाँ पर विद्यार्थी जो थे वो खुले में प्राकृतिक परिवेश में प्रकृति के साथ घुल मिल करके अपनी पढ़ाई कर सके, कुछ सीख सके, क्रिएटिव चीज़ें जो है उनके अंदर आ सके। और साथ में ये भी मानते थे कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन में इंग्लिश भी हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो और मशीन, इन चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन दोनों को अपने इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेचर, इनको दोनों को मिला करके कुछ ऐसे एजुकेशन हो जिसमें अपने देश की साहित्य को भी, संस्कृति को भी जानने पाएँ और दुनिया भर में जो भी जितने आविष्कार हो रहे हैं, जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहा है, उसको भी यहाँ के लोग जान सके, चाहे वो ट्रेड हो, कॉमर्स हो या कुछ वैज्ञानिक सोच हो, इससे जुड़े हुए जो विषय हैं जिससे कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच आ सके, इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी अपने देश के कल्चर के साथ, अपने देश के लिटरेचर के साथ घुल मिल करके उसको पढ़ाया जाए। और जैसे कि हमारे सब्जेक्ट में जैसे म्यूजिक, आर्ट और डांस भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि बच्चों का बौद्धिक, मानसिक सभी तरह से पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये चैप्टर जो है आपका मैंने समाप्त कर दिया है। इसमें यही बताया गया है कि उस समय जो एजुकेशन सिस्टम को लागू करने की बात थी, तो उनका मकसद जो था ब्रिटिशर्स का वो ये था कि यहाँ के लोग एजुकेट हो सके। एजुकेट होंगे तो यहाँ के लोग हमारी सत्ता को समझने पाएंगे और फिर हम अपनी बातें, अपनी पॉलिसीज उनको समझा सकते हैं, ताकि ये इस लायक हो सके कि किस तरह गवर्न किया जाता है, शासन कैसे चलाया जाता है। और एजुकेटेड लोग होंगे तो अपने यहाँ के लोगों को ही अपनी कंपनी में ये लोग ऑफिशियल या अधिकारी रूप में नियुक्त कर सकते हैं और ट्रस्टेड मैन या वफादार व्यक्ति भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त होता है बेटा। अगले चैप्टर में आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।